हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है 9144 पोस्ट पे, जिसमें आपका दो कैटेगराइज करके भर्ती निकाला गया है। पहला आपका रेलवे टेक्नीशियन 1 ग्रेड फर्स्ट का भर्ती और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भर्ती, जिसमें ग्रेड थर्ड वालों में आप लोगों को पता है कि ITI या फिर CCA या फिर 12th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। उसी तरह ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए मल्टीपल तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अभी रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट यहां पे नोटिस जारी किया गया सभी छात्रों के लिए, चाहे आप ITI पास बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, CCA बेसिस पे, 12th बेसिस पे, BSc डिप्लोमा इंजीनियरिंग, हर तरह के कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से यहाँ पे FAQ, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का यहाँ पे एक नया मतलब उसको रिवाइज करके फिर से FAQ नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी आप लोगों से मिस ना हो जाए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो रेलवे का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सीधे चलते हैं रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो अभी लेटेस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका ALP, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, NTPC, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, RPF SI कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपका सीधा सीधा TCS बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के ऑफिशियल वेबसाइट, गुवाहाटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ गए हैं। स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए 27 मार्च 2024 के डेट में यहाँ पे एक अपडेट आया है आपका CEN नंबर 2/2024 को लेकर, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपका फॉर्म अप्लाई को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई भी अगर आपका डाउट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपका गुवाहाटी के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट है, धीरे धीरे करके रेलवे के सभी RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो आपका नोटिस है FAQ न्यू अपडेट नोटिस, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पब्लिक कर दिया जाएगा। तो फाइनल हम आ गए हैं रेलवे के लेटेस्ट और अपडेटेड FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हिंदी वर्जन में, जहां पे सभी सवालों के आपके जो कॉमन, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उनका यहां पे जवाब रेलवे की तरफ से ऑफिशियली दिया गया है। तो देखिए, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2024 प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहला, सभी जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2024 के लिए आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपका 9 मार्च 2024 से लेकर यहां पे 8 अप्रैल 2024 तक चलने वाला है, ठीक है। और जमा करने की अंतिम तिथि यहां पे 8 अप्रैल 2024 है। तीसरा क्वेश्चन है, आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए क्या कौन सा तिथि रखा गया है। तो संशोधन के लिए आपका देख लीजिए 9 अप्रैल 2024 से लेकर 18 अप्रैल तक सभी कैंडिडेट अपना जो फॉर्म है उसे अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ठीक है, और चुने गए RRB को छोड़कर किसी भी संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अपना RRB का जो मॉडिफिकेशन है वो दोबारा नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मेरा अंतिम परिणाम 8 अप्रैल 2024 के बाद संभावित है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका भी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो जिनका BSc का भी परिणाम नहीं आया है, डिप्लोमा का परिणाम नहीं आया है, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो क्या वैसे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर यहां पे बोला गया है कि नहीं, ऐसे उम्मीदवार जिनका निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता अंतिम परिणाम प्रतीक्षारत है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। तो अगर आप अपेयरिंग में है तो आप भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे देखिए,
5वां नंबर में क्रिएट एन अकाउंट हेतु आवश्यकता क्या है? इसके लिए उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना जरूरी है, तो ही आप अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैंने केंद्र की रोजगार सूचना संख्या 1/2024 के लिए, जो आपका ELP का आया था 1/2024 के लिए एक अकाउंट बनाया है, क्या मुझे केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2024 के लिए एक नया अकाउंट बनाना होगा? तो यहाँ पे क्लियर रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है नहीं। अगर आपने ELP का फॉर्म भरा है, अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिया है रेलवे के अंतर्गत, तो आपको टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोबारा यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें आपको सीधा बोला जा रहा है कि आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको अपना मेल आईडी डालना है और पूछे गए अभ्यर्थी विवरण दर्ज करने, जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा उसे सारा जो जानकारी है प्रोवाइड करना है। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा, उसके बाद उसी को दर्ज करना है और जमा कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं क्रिएट एन अकाउंट विवरण में संशोधित एडिट कर सकता हूं? तो ये बोला जा रहा है इसमें कि एक बार खाता बनाए जाने के बाद उम्मीदवार क्रिएट एन अकाउंट के किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए तो उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है क्रिएट एन अकाउंट के बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है? तो क्रिएट एन अकाउंट के बाद अगली प्रक्रिया सीधे आपको होम पेज में चले जाना है। उसके बाद आपको अप्लाई टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको सिंपल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, जिसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा कि क्या अकाउंट बनाने और आवेदन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं? एप्लीकेशन मॉड्यूल के लिए कुछ फीचर्स ठीक से काम नहीं करेगा। रेलवे बोल रहा कि आप मोबाइल से भी सब कुछ कर सकते हो, परंतु उस मोबाइल में आपको कुछ फीचर्स का अभाव देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? तो पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी इंटर करने के बाद पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें। इस प्रकार आप अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन का प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि केंद्र की रोजगार सूचना संख्या 2/2024 में कितने वेतन स्तर है? तो इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र की रोजगार सूचना संख्या 2/2024 में 2 वेतन स्तर है। पहला आपका लेवल 5 और दूसरा आपका लेवल 2। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में बोला जा रहा कि क्या मैं दोनों वेतन स्तर के लिए कॉमन आवेदन कर सकता हूं? नहीं। इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। नहीं, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा कि क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पदों के लिए एक ही आवेदन कर सकता हूं? ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्या यहाँ पे डाउट आ रहा कि अगर हमारे पास 12th का भी डिग्री है, हमने यहाँ पे ITI भी कर रखा है, हमारे पास डिप्लोमा है, तो क्या हम एक सिंगल एप्लीकेशन टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए करेंगे या फिर दोनों के लिए सेपरेट करेंगे? तो यहाँ पे क्लियर आपको बताया जा रहा कि नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अलग अलग वेतन स्तर से संबंधित है। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग आवेदन आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बोला जा रहा कि क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग RRB में आवेदन कर सकते हैं? तो 100% आप अलग अलग यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग यहाँ पे RRB को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई अगर मान लीजिए स्टूडेंट है जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई करेगा, वो अपना अलग RRB को सेलेक्ट कर सकता है। कोई स्टूडेंट है जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो आपका अलग RRB को अपना वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा कि क्या दोनों आवेदकों के लिए एक शुल्क रहेगा? बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई करेंगे या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए एक ही शुल्क रहेगा एप्लीकेशन फीस या फिर अलग अलग देना पड़ेगा? तो एक बात का ध्यान रखिए कि चाहे आप फर्स्ट के लिए अप्लाई करिए या फिर थर्ड के लिए अप्लाई करिए, दोनों में आप अलग अलग RRB को सेलेक्ट करोगे तो यहां पे दोनों में आपका एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग होगा। ठीक है ना। चलिए, मेरे पास भौतिकी और गणित के साथ 10+2 दोनों में योग्यता है अथवा निर्धारित ट्रेड में ITI है। क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पदों के लिए
अलग से 2 आवेदन कर सकता हूं? ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये कॉमन डाउट आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपको देखने को मिल रहा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका 10th प्लस 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और उन्होंने ITI भी कर रखा है, तो वो सभी पूछ रहे हैं कि एक ही में आवेदन करना होगा या फिर अलग अलग। तो ऐसा भूल कर भी गलती मत करिएगा, ठीक है, कि ITI के लिए बेसिस पे अलग फॉर्म भर दीजिएगा और टेक्नीशियन बेसिस पे अलग फॉर्म भर दीजिएगा, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और रेलवे भी बोल रहा कि नहीं, उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में एक ही वेतन स्तर के लिए 2 आवेदन नहीं करना है। देखिए, जो ITI वाले कैंडिडेट होंगे वो ऑलरेडी आपका 10th प्लस 2 जो PCM लेवल पे फॉर्म आया है, जो आपका SNT डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है, इसमें भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। और जो अपना ITI ट्रेड के लिए होता है उसमें भी एलिजिबल होंगे। तो आपको एक ही एप्लीकेशन यहां पे सबमिट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरी लेसिक सर्जरी हुई है, क्या मैं आवेदन करने हेतु पात्र हूं? तो लेसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार चिकित्सा मानक A3 आवश्यकता वाले पदों के लिए पात्र नहीं है, केवल वो मेडिकल स्टैंडर्ड बी के लिए पात्र हैं। तो जो आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए पात्र नहीं होंगे, परंतु B1 जो है, B2 जो है उसमें यहाँ पे ये लोग एप्लीकेबल होंगे। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबसे ज्यादा जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का बात करें, थर्ड का बात करें, वो मेडिकल B1 वाले ही ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है? परीक्षा केंद्र पर सुगम प्रवेश के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। RRB किसी तीसरे पक्ष के साथ आधार विवरण साझा नहीं करेंगे अथवा इस केंद्र की रोजगार सूचना के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है कि जिनके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिसे वोटर ID कार्ड बोलते हैं, नियोक्ता ID सरकारी का होना चाहिए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का अगर आप अध्ययनरत है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यदि मैं अपना नाम पहले से परिवर्तित कर लिया है तो क्या मुझे इस संदर्भ में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए? तो यहां पे आपको क्लियर मेंशन किया जा रहा है। तो यहां पे रेलवे बोर्ड का यह कहना है कि आवेदकों के पास नाम परिवर्तन से संबंधित राजपत्र सूचना एवं प्रासंगिक कानून दस्तावेज होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे दस्तावेज सत्यापन DV के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको बोला जा रहा है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट नाम को चेंज कराया है, तो जो आपके पास करंट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिएगा और DV में भी, और आप जब एग्जाम देने जाएगा तो वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा। कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? तो लॉगिन पेज में फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड को यहाँ पे DOB के माध्यम से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूं? बिल्कुल आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे सक्षम रूप से स्वतंत्र हो। क्या मैं अपना चुना हुआ RRB को बदल सकता हूं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जो आपने RRB सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप RRB का दोबारा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना विवरण संशोधित एडिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप फाइनल सबमिट से पहले, ठीक है, फाइनल सबमिट से पहले या फिर आप एप्लीकेशन फीस पेमेंट से पहले आप अपना जो भी क्राइटेरिया को चाहो चेंज कर सकते हो, सिर्फ RRB बोर्ड को छोड़कर। अगर आप फाइनल सबमिट कर सकते हो जब तो मॉडिफिकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगा, तब आप अपना जो भी डिटेल को चाहो सुधार सकते हो, ठीक है। मुफ्त रेलवे पास फ्री ट्रेवल अथॉरिटी के लिए कौन पात्र है? तो देखिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ST SC वाले कैंडिडेट ही फ्री ट्रेवल अथॉरिटी का लाभ उठा सकते हैं। मैं मुफ्त रेलवे पास फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी का लाभ कैसे उठा सकता हूं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यह सुविधा केवल ST SC उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय ऐसे उम्मीदवार को ड्रॉप डाउन में से क्या आप परीक्षा के लिए मुफ्त रेलवे यात्रा पास प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपको हाँ यहाँ पे सेलेक्ट करना। अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हो तो फिर आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हो। मैं मुफ्त यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे ने बता दिया है, वो आपको यहाँ पे एक बार FAQ में जाकर पूरा सेक्शन को अच्छे से रीड कर लेना है। अब यहाँ पे आते हैं कार्ड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कंफ्यूजन है, जो OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, ST SC वाले हैं, कि कब तक फाइनली कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिड रहेगा और हम यहाँ जो कार्ड सर्टिफिकेट है कौन सा लेवल का हमें अटैच करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूं। तो देखिए, जांच के लिए कि स्क्रीनिंग किया गया दस्तावेज PDF प्रारूप में है अथवा नहीं और उसका आकार 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर क्या बोला जा रहा है, इस लाइन को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस लाइन में कि जांच के लिए कि स्कैन किया गया दस्तावेज PDF प्रारूप में है कि नहीं, ठीक है। मतलब आपको रेलवे फॉर्मेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कार्ड सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है ईबीसी क्या है, तो यहाँ पे आपको क्लियर बताया जा रहा है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसका प्रत्येक वार्षिक आय जो है 50,000 से कम होना चाहिए, या फिर जो बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं उम्र की गणना के बारे में बात करते हैं 35 नंबर में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उम्र की गणना के लिए अंतिम तिथि क्या है एज का कैलकुलेशन के लिए। तो आपका एज जो कैलकुलेशन होगा वो 1/7/2000 यहाँ पे 24 के डेट से आपका एज का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एसटी एससी एवं पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट बताया जा रहा है कि एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की स्थिति के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने लिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास केंद्रीकृत रोजगार सूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार जाति समुदाय प्रमाण पत्र है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वैध अपने मूल जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें चाहे आप एसटी से फॉर्म अप्लाई करिए, एसटी एससी ओबीसी डब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करिए, ये पूरा आपका डेटा आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो ओबीसी के लिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब पिछला कोशिश करिए कि 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो ओबीसी का। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में करंट ईयर का अगर आप यहाँ पे सबमिट करिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आगे बोला जा रहा कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड है। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 2/2024 के लिए पैरा का 8.8 में दिया गया, वहां पे जाकर आप डिटेल से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि क्या सीसीए के लिए आरक्षण है रेलवे में। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा कि नहीं, सीसीए उम्मीदवार केवल आयु में छूट के लिए पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2024 के पैरा 5.1 और 5.2 का अवलोकन कर सकते हो। तो जो भी सीसीए वाले कैंडिडेट है उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सीसीए से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि मेरी अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि 3 वर्ष से अधिक थी। ठीक है, क्या मुझे अपने अप्रेंटिस प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए आयु में छूट मिलेगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस द्वारा प्रशिक्षण के दौरान व्यतीत अवधि के आधार पर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, परंतु इस छूट का अधिकतम जो आयु सीमा है वो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी एक्ट अप्रेंटिस कैटेगरी से टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल का मैक्सिमम एज लिमिट में छूट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और किसी भी तरह का यहाँ पे जो आपको सीसीए कैटेगरी में छूट देखने को नहीं मिलता है, परंतु जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपको वहां पे जब ट्रेनिंग पीरियड में आपको अच्छा खासा जो छूट है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री की है, क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए आवेदन कर सकता हूं। तो नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिर्फ यहाँ पे 12th जिन्होंने पीसीएम से किया है या फिर आपका आईटीआई या फिर सीसीए वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने एनटीसी और एनएससी किया है, क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए दोनों शैक्षिक योग्यता को जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल जोड़ सकते हो। अगर आपके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट है तो आप दोनों को लगाइएगा। अगर आप सीसीए किए तो सीसीए का डिटेल जरूर से जरूर उसमें फिल करिएगा। ठीक है, अब वैसे कैंडिडेट जिनका सीसीए अभी फाइनल नहीं हुआ है या फिर उनका ट्रेनिंग फाइनल हो गया परंतु उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो लोग यहाँ पे सीसीए का जो डिटेल है नहीं ऐड कर पाएंगे। इसलिए ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे ही सीसीए का सेक्शन में आप एक्ट अप्रेंटिस वाला डिटेल को यस करिएगा तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपसे डिटेल मांगा जाएगा, ट्रेड मांगा जाएगा, आपका ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुआ था, आपका ट्रेनिंग कब लास्ट हुआ, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सब सारा कुछ आपका वहां पे डिटेल मांगा जाएगा। इसीलिए जब तक आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट नहीं आ जाएगा आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो। मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री दोनों की है, क्या मैं टेक्नीशियन फर्स्ट पद के लिए आवेदन में दोनों योग्यता शामिल कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए दोनों योग्यता को उसमें आप जोड़ सकते हो। मैंने 2 साल का डिप्लोमा पूरा कर लिया है, क्या मैं आवेदन के लिए योग्य हूं। तो नहीं। ठीक है, जो यहाँ पे लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं वे कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वैसे कैंडिडेट यहाँ पे देखिए कॉमन सा और यहाँ पे डाउट आता है कि मैं ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस हूं, क्या मैं टेक्नीशियन लेवल 2
पदों के लिए आवेदन कर सकता हूं। लेवल 2 मतलब यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया जा रहा है कि नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले होंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप आईटीआई बेसिस पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपने कहीं और से अप्रेंटिस किया है रेलवे को छोड़कर, तो सीसीए वाला जो वहां पे ऑप्शन आ रहा है उसको आपको नो करना है, यस मत करिएगा, नहीं तो कोई भी आपको बेनिफिट इसमें ऐसे भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका कॉमन जो डाउट था, जिन्होंने यहाँ पे रिवाइज करने के बाद एक और FAQ हिंदी वर्जन में जारी किया गया ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का परेशानी यहाँ पे देखने को ना मिले। अब मान लीजिए टोटल यहाँ पे जितने भी तरह का यहाँ पे FAQ दिया गया है, अगर उसमें भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है तो रेलवे का यहाँ पे ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है, 10 से 5 के बीच में और वर्किंग डे में। इसके साथ साथ यहाँ पे लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है, तो इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये FAQ हम यहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ग्रुप में जाके आपको टेलीग्राम में सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहां पे शामिल हो जाएगा ताकि आपका जो भी डाउट रहे फाइनली वहां पे एक एक करके सभी डाउट को क्लियर किया जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।